नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपसे ओसीडी रियल लाइफ स्टोरीज़ की जो सीरीज़ है उसका दूसरा केस आपसे आज शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आपको पहला केस पसंद आया होगा और आपको उससे कुछ इंसाइटफुल जानकारी मिली होगी। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। जब आप कई सालों से ओसीडी के साथ जी रहे हों और ओसीडी ने कई रूपों में अपना मैनिफेस्टेशन दिखाया हो, मतलब वह कई रूपों में दिखाई दिया हो, जिसे कि साइकोलॉजिस्ट थीम कहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी वास्तविक और एक रैशनल चिंता को अपने ऑब्सेसिव चिंता से अलग कर पाएं। आपकी रियल और रैशनल वरीज जो होती हैं, एफर्ट्स होते हैं, सोच होती है, वो आपके ऑब्सेसिव नेचर से काफ़ी घुल मिल जाते हैं और उन दोनों के बीच का फ़र्क बता पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस तरह के सवाल खड़े करना थोड़ा गलत है, क्योंकि जब आप थेरेपी में होते हैं तो इस तरह के सवालों से आपकी जो ऑब्सेशन है वो बढ़ती है कि ये रियल है या वो रियल है, ये सच है या वो सच है। पर हमेशा यह आसान नहीं होता कि इस तरह की चिंताओं को, इस तरह की ऑब्सेसिव वरीज को बिल्कुल हटाया जा पाए या बिल्कुल इग्नोर किया जा पाए। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैंने प्योर ओसीडी से काफ़ी स्ट्रगल किया और साथ ही साथ कुछ रिचुअलिस्टिक बिहेवियर भी थे जिनका मैंने अनुभव किया। जब मैं 14 साल का था तो मेरी गर्मी की छुट्टियों के दौरान अचानक से मुझे यह एक विचार आया कि कैसे मैं श्योर हो सकता हूँ कि मैं एक कैनिबल नहीं हूँ। कैनिबल वह होता है जो इंसानों को मार के खाता है या जिसे मरे हुए इंसान खाना पसंद होता है। मुझे नहीं याद कि उसका कोई स्पेसिफिक ट्रिगर था, बस वो ऐसे ही विचार मुझे कहीं से आ गया था और मैं उस विचार को अपने मन से हटा नहीं पाया। मैं सो रहा था और मेरी माँ जो थी वो भी साथ में रात के समय सो रही थी और मैं बहुत डर गया कि मैं उनका नुकसान कर दूंगा, मैं उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं उस पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह जब मैं उठा और मैंने कैनिबलिज्म के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया ताकि मैं अपने को एश्योर कर सकूं, दिलासा दिला सकूं कि मेरे ये जो विचार हैं ये गलत हैं और मुझे यकीन हो जाए कि हाँ, मैं कैनिबल नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। पर हुआ ये कि जितना ज़्यादा मैं पढ़ता गया उतनी ज़्यादा मेरी जो अनसर्टेनिटी थी, अनिश्चितता थी, वो बढ़ती गई। मैंने हर तरह का नरेटिव पढ़ा। ऐसी कम्युनिटी जो कि कैनिबलिस्टिक रही हैं, बड़े सारे ऐसे ट्राइब जो कि हिस्ट्री में देखा गया है कि वे इंसान को मारकर खाते थे या मरे हुए इंसानों को खा लेते थे। साथ ही साथ मैंने ऐसी एक स्टोरी भी पढ़ी जिसमें कि कुछ लोग जो कि एक एक्सपीडिशन पे गए थे, एक यात्रा पे गए थे और वो किसी बर्फ़ के पहाड़ पर फंस गए थे बिना किसी खाने के, और फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया ताकि वो सरवाइव कर पाएं। यह सब पढ़ के मैं डर गया, घबरा गया कि लोग कैनिबल भी बन सकते हैं। मैं ऐसा सोचने लगा, मैं भी बन सकता हूँ क्या कैनिबल? क्या मुझ में भी ऐसी सोच, ऐसी भावनाएं हैं कि मुझे भी इंसानों को मारकर खाने की इच्छा उठ सकती है? हो सकता है कि मैं भी हूँ। हो सकता है कि मैं भी ऐसा बन जाऊं अगर मैं थोड़ा सा खुद को इस तरफ पुश करूं या थोड़ा सा इस तरफ अपने को सोचने के लिए मजबूर करूं तो। मैं भयंकर रूप से डर गया कि कहीं मैं भी सच में एक मॉन्स्टर, एक खूंखार जानवर, एक दरिंदा तो नहीं बन जाऊंगा, या क्या मैं ऐसा बन तो नहीं सकता? क्या मेरे अंदर भी कोई ऐसा दरिंदा तो मौजूद नहीं है जिसके बारे में शायद मुझे पता ना हो पर वो बाहर आ जाए? बहुत ही भयानक था ये, बहुत ही गंदे विचार थे ये। और थोड़े समय बाद मेरी जो ऑब्सेसिव थॉट थी उनमें एक नई थीम एंटर हो गई, और साथ ही साथ जो मेरे अटेम्प्ट होते थे कि मैं खुद को दिलासा देता था, रीअश्योर करता था, पढ़ पढ़ के अलग अलग जगह से उनके बारे में रीड करके, उनमें एक नई थीम आ गई जो कि सेक्सुअल नेचर की थी। मैं कई सारी इंटरनेट पर वेबसाइट्स पर गया और मैं सेक्सुअलिटी के बारे में पढ़ने लगा। पर जैसे ही मम्मी या पापा में से कोई रूम में एंटर करता था तो जो भी मैं पढ़ रहा होता था उसे हाइड कर दिया करता था। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था, बहुत ही दयनीय सी हालत हो चुकी थी मेरी, बहुत ही गंदा और बिल्कुल एक परवर्ट की तरह महसूस होता था। कुछ समय बीत गया और मैं इस भावना को, इस सोच को और ज़्यादा सहन नहीं कर पाया और मैं अपने पेरेंट्स के सामने फूट फूट कर रोने लगा और उनको सब बता दिया। मैंने एक एक बात उनको, जो भी अब तक मैंने महसूस की थी, जो मैं सोचता था, सब उन्हें बताया। वो भी परेशान हो गए, पर वो थोड़े सपोर्टिव थे और मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास ले गए। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ और यहाँ पर मेंटल हेल्थ जो है वो एक टैबू का टॉपिक है। ज़्यादातर परिवारों में इस विचार पर बात करना, इस टॉपिक को और इस इशू को छेड़ना भी एक टैबू और एक नेगेटिव चीज़ समझा जाता है।
और जागरूकता जो है अगर पढ़े लिखे लोगों में भी देखा जाए तो बहुत ही थोड़ी है। 2 साइकियाट्रिस्ट से जब मैं मिला तो कुछ भी कॉन्क्लूसिव, कुछ भी निश्चित तौर पे मुझे पता नहीं चल पाया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। पर तीसरे साइकियाट्रिस्ट के पास जाके मुझे फाइनली पता चला कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं लकी रहा और जो मुझे डायग्नोसिस मिला उससे मुझे रिलीफ मिला, मुझे सुकून मिला। कम से कम यह तो समझ में आ गया कि यह मैं नहीं हूँ जिसके अंदर प्रॉब्लम है, मैं परवर्ट नहीं हूँ, मैं एक दरिंदा नहीं हूँ, ये मेरा ओसीडी है जो मुझे ये सब सोचने पर और महसूस करने पर मजबूर कर रहा है। जो मैंने आपको बताया वो तब की बात है जब मैं 14 साल का था और उसके बाद से अब कई साल बीत चुके हैं। पर मैं अभी भी ओसीडी से स्ट्रगल करता हूँ और मैं थेरेपी में जाता रहता हूँ, मैं थेरेपी लेता रहता हूँ। पर पिछले 5 साल से मैं एक बहुत ही अलग सी थीम से डील कर रहा हूँ। एक ऐसी थीम जिसको मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ और मुझे नहीं समझ में आता कि ये ओसीडी कैसे है। ये पहले जो ओसीडी में मुझे जो ऑब्सेसिव थॉट्स होती थी कैनिबलिज्म के बारे में, इंसेस्ट और हार्म के बारे में, उन जैसी इरेशनल और गंदी थॉट्स तो ये अब मुझे नहीं आती। ये ऐसी थॉट्स नहीं हैं जो अब मेरे मन में हैं। तो ये मेरा एक नया ओसीडी है और मैं इस ओसीडी को बोलता हूँ फ्रेश स्टार्ट ओसीडी, एक नई शुरुआत वाला ओसीडी। मैं इसको नाम ही ऐसा देता हूँ फ्रेश स्टार्ट, मतलब नई शुरुआत ओसीडी। अब इस थीम के अंडर मेरी जो कंपल्जन्स हैं वो समय के साथ बहुत परिवर्तित हो चुकी हैं, इवॉल्व हो चुकी हैं, इस हद तक कि मैं अब यह पहचान भी नहीं पाता कि कोई एक्शन जो कि मेरे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए है और जो कि मेरे को अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए मैं अपनी ये एक्शंस ले रहा हूँ, ये एफर्ट्स ले रहा हूँ, ये वास्तव में क्या मेरे एफर्ट्स हैं जिनमें मैं खुद को बेहतर बना रहा हूँ, या सिर्फ ये एक तरह की कंपल्जन है जिसमें मैं हमेशा अपने को ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं एक फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, एक नई शुरुआत दे रहा हूँ, जैसे कि मेरे अंदर कोई रीसेट बटन हो अपनी लाइफ को फिर से शुरू करने का, और जिसमें मुझे कोई ऐसा मौका ना मिले जिसमें कि मैं पुरानी वाली गलतियों को दोबारा दोहरा सकूं, मैं आलसी ना रह पाऊं, मैं हर समय हमेशा प्रेजेंटेबल रहूं, प्रोडक्टिव रहूं, होशियार रहूं, चालाक रहूं, ऑर्गेनाइज्ड रहूं। और ऐसी लिस्ट भरी पड़ी है जिसमें कि मैं अपने को ऐसा मानता हूं कि मुझे फ्रेश स्टार्ट करनी है। तो हमेशा ये जो फ्रेश स्टार्ट करने वाला जो विचार है ये मेरा एक कंपल्जन का ही रूप है। ये मैं जानता हूं कि ये कंपल्जन है, पर ये इस हद तक मेरी सोच का, मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका है कि मैं ये नहीं देख सकता कि क्या ये मेरा जेन्युइन एफर्ट है या ये कंपल्जन है। इस वाले ओसीडी में कुछ ऐसा होता है कि जब भी मैं कोई गलती करता हूँ तो मेरे अंदर एक अर्ज आती है कि बस अब सब खत्म हो चुका है, अब मैं टूट चुका हूँ, मैं अपने को कमरे में बंद कर लूँगा, मैं फालतू की जंक फूड खाना शुरू कर दूँगा, अपना जो मेरा कमरा है उसके अंदर जो सारा सामान पड़ा है उसको इधर उधर बिखेर दूंगा और कई दिन तक ऐसे जीऊंगा कि जैसे मैं दूसरों से बिल्कुल कटा हुआ हूँ, अलग हूँ, ताकि मुझे फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करने का एक और मौका मिले और मैं फिर से अपने को प्रिपेयर कर पाऊँ। इस तरह का ये मेरा ओसीडी है। समय के साथ थोड़ा सा तो ये पैटर्न जो है वो थोड़ा कम हुआ है, हल्का हुआ है। मैं पहले की तरह बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन वाले फेज में नहीं जाता जिस इंटेंसिटी के साथ मैं पहले चला जाया करता था ब्रेकडाउन में, क्योंकि अब मेरे पास जॉब है और मैं बहुत सारी छुट्टियां नहीं ले सकता, इसलिए मैं अपने को एक कमरे में बंद नहीं कर सकता कई दिनों तक के लिए। साथ ही साथ मैं अपने मन में अब फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत ऐसा कहने से भी खुद को रोकता हूँ। मैंने अब अपने इस फ्रेश स्टार्ट की जो डेट्स हैं उनको भी लिखना अब बंद कर दिया है, जो कि मैं पहले बहुत करता था। सारा नोट करता रहता था कि कब मैंने फ्रेश स्टार्ट करी, कब मेरा ब्रेकडाउन का दिन रहा, सारी डेट, सारा टाइम मैं नोट करता रहता था पहले। अब ये नहीं करता मैं ज़्यादा। और इन सब की बजाय मैं सिर्फ अपने मेमोरी में से रिकॉल कर लेता हूँ कभी कभी कि हाँ मेरा लास्ट टाइम कब था, कब मैंने रीस्टार्ट किया था, अब मैं फिर से कर लेता हूँ, फिर से एक नई फ्रेश स्टार्ट मैं कर देता हूँ। बस इतने तक ही मेरा अब ये कंपल्जन रह गया है। नया क्या है इस बार इसमें कि ये सब कुछ अब मुझे उतना इरेशनल नहीं लगता, बहुत रियल लगता है, बहुत प्रैक्टिकल लगता है, बहुत रियलिस्टिक लगता है और ऐसा लगता है कि मैं बस इस मोमेंट में जी रहा हूँ और ये सब बिल्कुल एक सच की तरह इसी मोमेंट में मेरे सामने सब चल रहा है, ऐसा लगता है। पर जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और ऐसा पाता हूँ कि वो सारे जो अटेम्प्ट थे जिसमें मैंने फ्रेश स्टार्ट किया था, वो सारी जो डेट्स हैं, जितना भी मुझे याद है, जो भी मैं याद कर सकता हूँ, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं पाता हूँ कि मेरा ओसीडी कितना ट्रिकी रहा है, कितने नए नए उसने मेरे साथ करामात किए हैं, कितना मुझे उलझा कर रखा है। और जो मेरी पहले की थीम्स थी उनके मुकाबले तो ये वाली थीम बहुत पेनफुल नहीं है, बहुत मैं इससे डिस्ट्रेस्ड नहीं रहता।
ये उतनी अर्जेंट भी नहीं है कि मुझे इमीडिएट कोई एक्शन लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ उतनी ज़्यादा दर्दनाक और डिसेबल करने वाली भी नहीं है जिसमें कि मैं अपने को एक कमरे में बंद कर लेता था या बहुत अपने को परेशान कर लिया करता था। पर फिर भी ये मुझे बहुत एग्ज़ॉस्ट कर देता है और बहुत मेरा समय ले लेता है। कई बार हफ्तों-हफ्तों तक मैं अपनी फ्रेश स्टार्ट करने के लिए टाइम खपाता रहता हूँ। एक परफेक्ट लाइफ जीनी है, एक परफेक्ट पर्सनैलिटी चाहिए, एक बेटर वर्ज़न बनाना है अपना, बस इसी के लिए मैं जीता रहता हूँ और दोबारा मैं अपनी फ्रेश स्टार्ट करता रहता हूँ। बजाय इसके कि मुझे जो ज़िंदगी मिली है मैं उसको पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरे ज़िंदा-दिली जोश के साथ मैं जिऊँ, उसकी बजाय मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी लाइफ़ को इस कंपल्जन में नई स्टार्ट देना है, नई स्टार्ट देना है, इसी में लगा रहता हूँ और इसी में कंपल्जन में मेरा बहुत सा समय बर्बाद हो रहा है। कुछ इस तरह का है मेरा ओसीडी और इस तरह से उसने अलग-अलग रूप बदले हैं, और आज भी मैं इस ओसीडी से जूझते हुए एक नई थीम का अनुभव करता हूँ, इसके साथ जूझना सीख चुका हूँ। मेरे थेरेपिस्ट ने मेरी बहुत हेल्प की है। मैंने दवाइयाँ कभी नहीं ली अपने ओसीडी के लिए। शुरू में मेरे को डॉक्टर ने कहा था, जिसमें मैंने थोड़ा टाइम तक के लिए तो ली थी, बट जब मैंने इंटरनेट पर बहुत पढ़ा तो मैंने देखा कि दवाइयाँ बहुत हेल्प नहीं कर सकती ओसीडी में, इसलिए मैंने थेरेपी ली। आज भी मैं रेगुलर थेरेपी लेता हूँ और उसी की मदद से अब मैं काफ़ी हद तक अपनी बहुत सी जो थीम्स थी ओसीडी की, उनको ओवरकम कर पाया हूँ, और अब मैं इस थीम से जूझते हुए भी काफ़ी हद तक जब मैं फंक्शनल हुआ हूँ, जॉब करने लगा हूँ, काम करने लगा हूँ, डेली एक रूटीन बना रखी है, तो मैं अपने ओसीडी को काफ़ी हद तक मैनेज कर पाता हूँ। यही वजह है कि आज मेरा ओसीडी उतना परेशान मुझे नहीं करता जितना कि कुछ महीने पहले करता था, जब मेरे पास जॉब नहीं थी। बस जो एक सबसे ज़्यादा हताशा और डिसअपॉइंटमेंट जो मुझे लगती है वो ये कि ओसीडी मुझे प्रेज़ेंट में जीने नहीं देता। ओसीडी मुझे हमेशा मेरे पास्ट को दोबारा से रीसेट करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए मुझे उकसाता रहता है, और कभी न कभी मुझे अपने को एक फ्रेश स्टार्ट देनी ही पड़ती है ताकि मैं अपने इस कंपल्जन को परफ़ॉर्म करूँ, और इसी कंपल्जन के करने में मैं कहीं न कहीं अपने ओसीडी को एक्सपीरियंस करता ही रहता हूँ। मेरा मन पूरी तरह से इस कंपल्जन से दूर नहीं हो पाता है। बावजूद इसके मैंने बहुत अटेम्प्ट लिए, पर फिर भी किसी न किसी रूप में मुझे ऐसी इच्छा होती ही रहती है थोड़े-थोड़े समय के बाद कि मैं दोबारा से एक बेस्ट और एक परफेक्ट लाइफ़ जीने के लिए एक नई शुरुआत करूँ। नए सिरे से मैं अपने लाइफ़ को, अपने लाइफ़स्टाइल को, अपने जीवन को ढालूँ, ताकि मैं खुद को और बेटर बना पाऊँ और अपना एक बेटर वर्ज़न क्रिएट कर पाऊँ। तो ये थी आज की कहानी ओसीडी के बारे में, ओसीडी की एक रियल लाइफ़ स्टोरी। उम्मीद है ये स्टोरी आपको इंसाइट देगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियोस के लिए इस सीरीज़ में और आगे नई कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस को भी देखते रहें। मैं रेगुलरली कुछ ना कुछ स्टोरीज़ अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।